ज्वालामुखी में सिटी पुलिस चौकी का उद्घाटन। सीएम ने किया सिटी पुलिस चौकी का उद्घाटन। प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद। नादौन में पुलिस उपमंडल कार्यालय का लोकार्पण। सीएम ने एसडीपीओ कार्यालय का किया लोकार्पण। सोलन में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक संपन्न। जेपी नड्डा ने दिए आगामी कार्यक्रमों के दिशा निर्देश। हिमाचल में फैक्टर 2 पर सियासत तेज। राजस्व मंत्री ने मुआवजा देने में जताई सरकार की असमर्थता। आपदा से बचाव को लेकर जागरूक कार्यक्रम शुरू। आपदा के समय उपयोग होने वाले उपकरणों की लगाई प्रदर्शनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के पुलिस जिला देहरा के अंतर्गत ज्वालामुखी में सिटी पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस स्थान के धार्मिक महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने पुलिस चौकी खोलने का निर्णय लिया है, ताकि देश के कई भागों से हजारों की संख्या में इस पवित्र स्थान पर शीश नवाने पहुंचने वाले हजारों श्रद्धालु स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें। मुख्यमंत्री ने ज्वालामुखी में नई फायर पोस्ट का आधारशिला भी रखी, जिसका निर्माण कार्य 5.36 करोड़ रुपए की लागत से आगामी 15 माह में पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना में फायर टेंडर के लिए पार्किंग क्षेत्र और स्टाफ क्वार्टर भी होंगे। उन्होंने बीएसएनएल इंजीनियरिंग विंग को परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और इस मौके पर जो है मुख्यमंत्री के साथ विधायक संजय रतन, हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा, डीआईजी अभिषेक दुल्लर, उपायुक्त हेमराज वैरवा, पुलिस जिला देहरा के मुख्य और जो है आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। हमीरपुर में तो आज वन मित्र का था। देहरा डिवीज़न का मेरा दौरा है आज और कल और परसों। तो अभी सिटी पुलिस स्टेशन का हमने शुभारंभ किया और दूसरा अभी फायर स्टेशन का यहाँ उद्घाटन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं, उनका काम है नहीं, राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी करने के अलावा उनके पास और कोई मुद्दा नहीं रहा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन में उपमंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय का लोकार्पण किया, जो कि 82 ग्राम पंचायतों और एक नगर पंचायत की निगरानी करेगा। साथ ही उन्होंने 18.50 लाख रुपए की लागत से बने राजस्व सदन में 1.14 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पंचायत घर कलूर का उद्घाटन किया। कलूर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने शराब की दुकान को पुराने स्थान पर स्थानांतरित करने की घोषणा की। अमलेहड़ में उन्होंने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की घोषणा की, जो राज्य का पहला सीबीएसई से जो है संबद्ध विद्यालय होगा। मुख्यमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत में हल्दी, मक्की और गेहूं के लिए दरें घोषित की हैं। उन्होंने हमीरपुर में कैंसर अस्पताल और 65 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे बहुउद्देशीय खेल परिसर का निरीक्षण किया। और इस अवसर पर विधायक संजय रतन सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। 15 लाख की लागत से ये पंचायत घर बना है और ऊपर का जो सेकंड फ्लोर है उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। अभी मैं जब आ रहा था तो कहा कि कलूर में शराब का ठेका खुला है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इस ठेके को बंद कर दिया जाएगा ताकि आप लोगों को जहाँ पहले था वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि मुझे माता जी मिले, वो कह रहे थे कि यहाँ शराब का ठेका खुल गया। कैसे खुला, तो मैं उसको बोल दूंगा कि इसको आप बंद कर दीजिए और इसको जहाँ पुरानी जगह पर था वहीं रहे। अगले साल से जो अमलेहड़ में हमारा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनने जा रहा है, जो अगला एकेडमिक सेशन होगा, गांव के सभी बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। पहली एडमिशन का हक उन बच्चों को होगा, जिसमें साइंस से लेकर प्री नर्सरी से लेकर +2 की पढ़ाई वहाँ होगी, खेल भी वहाँ होगी। और ये सारे स्कूल जो छोटे छोटे बने हैं ना, यहाँ बच्चे कहीं 10 है 15 है।
उधर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में सोलन में प्रदेश कोर कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई और बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को प्रदेश की जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की रणनीति तैयार करना था। इस दौरान नड्डा ने कोर कमेटी के सदस्यों को आगामी कार्यक्रमों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और प्रदेश में बीजेपी द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रणधीर शर्मा ने जानकारी दी कि बैठक में पार्टी की आगामी योजनाओं की रूपरेखा तय की गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के बेमिसाल 11 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रचार अभियानों, जनसभाओं और मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजित किए गए जाएंगे और बैठक में संगठनात्मक मजबूती और जनता से संवाद बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक थी जिसमें विशेष रूप से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुधांशु सिंह जी, प्रभारी श्रीकांत जी, सह प्रभारी टंडन जी, पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी इस बैठक में विशेष रूप से उपस्थित थे। इस बैठक में आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत योजना बनाई गई। आप सब जानते हैं अभी 26 मई 2025 को इस देश में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए 11 साल पूरे हुए हैं। तो केंद्र सरकार के जो ये 11 साल बेमिसाल रहे हैं, इस विषय को लेकर हमें जनता के बीच जाना है। केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचे, उसके लिए अनेक कार्यक्रम प्रदेश से मंडल स्तर तक आयोजित करके उन उपलब्धियों को पहुंचाने का काम पार्टी करे, ऐसी रणनीति जो है वो इसको। हिमाचल प्रदेश में भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजे को लेकर सियासत गर्मा गई है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए फैक्टर 2 के तहत मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार भी इसे लागू नहीं कर की थी और मौजूदा सरकार की हालत भी इसकी इजाज़त नहीं देती है। नेगी के इस बयान से 4 लेन प्रभावित भड़क उठे हैं। 4 लेन संघर्ष समिति के संरक्षक रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने 2022 चुनाव में फैक्टर 2 लागू करने का वादा किया था। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार की इन प्रोजेक्ट्स का वित्त पोषण करती है और ऐसे में राज्य पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। ठाकुर ने यह मुद्दा राजनीतिक न बनाकर किसानों के हित में समाधान निकालने की मांग की है। फैक्टर 2 का मामला है। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में फैक्टर 2 बीजेपी जब सरकार में थी, डबल इंजन की सरकार थी, तब भी लागू नहीं हुआ, क्योंकि हिमाचल में अभी जो है सरकार के जो चाहे बीजेपी के समय हो चाहे कांग्रेस के समय हो, इस आर्थिक हालात में नहीं है कि आप फैक्टर 2 को लगाएं। फैक्टर 1 में बहुत सारे और चीज़ें मिलाकर एक रीजनेबल अमाउंट जो है आपको 4 लेन का या किसी भी जो गवर्नमेंट एक्विजिशन करती है उसमें दिया जा रहा है। तो अगर सरकार या प्रदेश की स्थिति हो तो फैक्टर 2 भी मिलना चाहिए। कानून में बना है उसका, परंतु कानून लागू तब किया जाता है सारी परिस्थितियों को देखकर। जब बीजेपी डबल इंजन की सरकार इसको लागू नहीं कर सकी, उनके समय भी बड़े आंदोलन हुए, तो आज कांग्रेस जो है सिंगल इंजन की सरकार में जो है शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि ये प्रश्न बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं है या सिंगल या डबल इंजन से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि आज तो हिमाचल में बीजेपी की सरकार नहीं है, आपकी सरकार है। न्यायालय ने जो फैसला दिया वो आपके सरकार के टाइम दिया। जो अधिसूचना नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2015 को जो कि गैर कानूनी थी, असंवैधानिक थी, कोर्ट ने बड़ा साफ कहा, वो आपके समय की है। और जहाँ तक आप बार बार आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं, मैं केवल आपका ध्यान मैं लाना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 90% प्रोजेक्ट्स, चाहे वो नेशनल हाईवे को लेके हों, 4 लेन को लेके हों, या आने वाले रेलवे के लिए हों, या दूसरे प्रोजेक्ट्स हों जो केंद्र के लिए, उसका पूरा का पूरा 100% पैसा जो है वो केंद्र वहन करेगा और कर रहा है।
प्रदेश में 2023 की आपदाओं से सीख लेकर इस वर्ष मानसून से पहले एनडीआरएफ और प्रदेश आपदा प्रबंधन टीम द्वारा लोगों को आपदा बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी संदर्भ में शिमला के राज्य सचिवालय में आपदा के समय उपयोग होने वाले उपकरणों की व्हाट 14 इंडिया ससुर से जैसे कि आप ये देख रहे हैं जो सेटअप, ये एनडीआरएफ का क्या है, एग्जीबिशन है। यहाँ आज एक एग्जीबिशन लगाया गया है। जैसे कि जो 6 तारीख को यहाँ मोक एक्सरसाइज है, स्टेट मोक एक्सरसाइज। हमारा काम क्या है कि हिमाचल में आप देख रहे हैं आजकल मानसून भी इस बार पहले आ रहा है, तो हमारी एक टीम जो नीचे सरगी में बैठी है वो पूरी प्रिपेयर है मानसून के लिए। अगर ऐसी कोई भी आपदा होती है तो हम अपने इक्विपमेंट के साथ, अपने रेस्क्यूअर्स के साथ उस चीज़ को टैकल करते हैं। जिस तरीके से तैयार रहना है। हाँ, जागरूक हम क्या है, स्कूल में स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और मॉक एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोगों को अवेयर करते हैं। जैसे कि आप एग्जीबिशन देख रहे हैं, अभी लोग आ ही रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, तो उनको भी हम अवेयर कर रहे हैं। इक्विपमेंट हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम उससे प्लानिंग करते हैं, वो हम बताते हैं, लोगों के बीच में भी जाके बताते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।